अब हैकर को यकीनन किसी तरीके से इल्म हो गया होगा कि सोनिया एक ऐसी लड़की है जिसके पीछे इलाके की सीआईडी और पुलिस है। चुनाचे उसे आगे कर देने का मतलब यही था कि वो उसे किसी दूसरे बदमाश या बुर्दा फरोश के हाथ बेच देने का प्रोग्राम बना चुके थे। भारत में खास तौर पर भारत के जुनूब में औरतों की बुर्दा फरोशी आम है, क्योंकि वहाँ बेशुमार मंदिर हैं जहाँ अभी भी चोरी छुपे देवदासियां रखी जाती हैं। ये देवदासियां इलाके के जागीरदारों और अय्याश अमीर कबीर सनतकारों की खिदमत के लिए मुख्तस होती हैं। उस वक्त बकौल कुंदनी के सोनिया हरिया के तहखाने में थी। ये भी खदशा था कि कहीं इन बदमाशों ने उसे आगे न फरोख्त कर दिया हो। फिर भी मुझे ज्यादा जल्दी नहीं करनी चाहिए थी। सुबह हुई तो मैं गुस्ल के बाद मंदिर में आ गया और चबूतरे पर झाड़ू देने लगा। हरिया थाली में लोबान सुलगाए अपनी कोठरी की तरफ से हरे ओम का जाप करता आया और मंदिर में मूर्ति के आगे लोबान का थाल रखकर पूजा पाठ करने लगा। अब मेरा टारगेट हरिया था। ये बदमाश पुजारी प्रभाकर का सेवक था, मगर पुजारी प्रभाकर से बढ़कर मेरा मौतकिद था। वो मुझे पहुंचा हुआ ज्ञानी ध्यानी ऋषि साधु समझा हुआ था। मैं उसकी इस कमजोरी से भरपूर फायदा उठा सकता था। जब वो मंदिर की कोठरी से अपने जेनू दुरुस्त करते हुए बाहर निकला तो जल्दी से आगे बढ़कर मेरे हाथ से झाड़ू ले लिया और बोला, महाराज अब अपने दास को सेवा करने दें। मैंने फौरन कहा, हरिया तूने हमें प्रसन्न कर दिया, जा शहर से हमारे लिए हलवा पूरी ला, आज हमारा हलवा पूरी खाने को मन चाहता है। हरिया ने फौरन झाड़ू एक तरफ रखा और हाथ बांध कर बोला, अभी लाया महाराज, अभी लाया। वो परने से अपना मुंह पहुंचता चबूतरे से उतरा, जूती पहनी और हरिओम करता शहर की तरफ चल दिया। उसकी चाल ढाल और बोलचाल से एक लम्हे के लिए भी किसी को एहसास नहीं हो सकता था कि यह बुर्दा फरोशों के एक खास बड़े गिरोह का रुकन है। असल में तवहुमात आदमी पर एक बार सवार हो जाए तो फिर उसका एक नया रूप सामने आता है। फिर वो आदमी चाहे डाकू हो, खूनी हो, अपने गुरु के आगे भेड़ बकरी की तरह बेजरर हो जाता है। अगरचे हरिया ने तवहुमात के कमजोर तरीन लम्हों में भी कभी अपने बारे में सच्ची बात नहीं बताई थी। वो अंदर से बड़ा काइया था और अपने मतलब का बड़ा पक्का था। मैं उसके कमजोर अकीदे पर जरब लगाकर उसके कुदरती एहसासात यानी हिर्स हवस और हुसूल दौलत के जज्बात को बेदार करना चाहता था। जब वो हलवा पूरी लेकर आया तो मैं दरख्त के नीचे समाद लगाए बैठा गोशे चश्म से उसे आता देख रहा था। उसने बड़ी अकीदत से हलवा पूरी का दोना मेरे सामने रखा और अदब से एक तरफ होकर बैठ गया। मैंने आंखें खोल कर उसे देखा और कहा, हरिया लगता है तेरी किस्मत खुलने वाली है। वो बड़ा खुश हुआ। मैंने मजे से पूरी हलवा खाया, उसके बाद कुछ बेमानी श्लोक पढ़े और फिर अपनी सोची समझी स्कीम के मुताबिक हरिया की तरफ जलाली नजरों से देखा और कहा, हरिया अपना सीधा हाथ हमारे आगे कर दे। हरिया ने जल्दी से अपनी हथेली मेरे आगे फैला दी। मैंने उसके हाथों की लकीरों पर एक निगाह डाली और मुस्कुराते हुए कहा, हरिया हम पर इस वक्त पाताल रोशन है। हम तेरे अगले पिछले सारे जन्म देख रहे हैं। तेरे हाथ की रेखाएं हमें तेरे इस जन्म का सारा हाल बता रहे हैं। बोल क्या चाहता है। मुझे मालूम था कि वो क्या तलब करेगा। बड़ी आजिज़ी से मेरे करीब होकर बोला, महाराज कृपा करके मुझे इतना धन दीजिए कि मैं गांव वाली जमीन साहूकार से वापस ले लूं, वहां अपना 2 मंजिला मकान बनाऊं, तिरचनापली से 2 बैल खरीद कर लाऊं। मैंने अपने चेहरे को मुतफक्कर बना लिया, जैसे एकदम से मैंने उसकी तकदीर के रास्ते में रुकावट देख ली हो। वो सहमी हुई आवाज ने बोला, महाराज क्या बात है। मैंने उसकी हथेली की एक लकीर पर उंगली रखी, हथेली को घुमाया, फिर हथेली पीछे कर दी और कहा, हरिया एक गोरे रंग की कन्या तेरी किस्मत का रास्ता रोके खड़ी है, उसे रास्ते से हटा दे। मैंने अपनी आंखें हरिया के चेहरे पर जमा दी। मैं इस जुमले का रद्द अमल देखना चाहता था। रद्द अमल खातिर खा हुआ। हरिया ने कुछ कहने से पहले मंदिर की तरफ देखा कि पुजारी कहीं उसे देख तो नहीं रहा। पुजारी मंदिर के अंदर पूजा करने के लिए आने वालों में मसरूफ था। हरिया ने आहिस्ता से कहा, महाराज ये कन्या कौन है? मुझे तो उसके बारे में कुछ मालूम नहीं, आप ही बताइए कि मैं उसे अपनी किस्मत के रास्ते से कैसे हटाऊं। हरिया अभी तक पल्लू नहीं पकड़ा रहा था। मैंने हाथ उठाकर कहा, ये तू जान तेरा काम जाने, हमें इससे कोई सरोकार नहीं, जा अब चला जा यहाँ से। मगर ये हरिया के मुस्तकबिल और उसकी किस्मत के खुल जाने का सवाल था। वो कैसे जा सकता था भला? फौरन मेरे पांव छूकर बोला, महाराज ये मेरी दुश्मन कन्या कौन है? भगवान के लिए मुझे कुछ तो बताइए। मैंने कहा, हरिया तूने हमारी बड़ी सेवा की है, हम तुझे निराश नहीं करेंगे, ला हाथ दिखा। हरिया ने जल्दी से हथेली मेरे आगे कर दी। मैंने उसकी हथेली की लकीरों पर एक बार फिर नजरें जमा दी और अंधेरे में ही निशाने पर तीर चलाते हुए कहा, मैं उस कन्या को एक तहखाने में देख रहा हूँ, मगर अब वो मुझे नजर नहीं आ रही। उसका नजर आना बहुत जरूरी है ताकि मैं उसे हमेशा के लिए तेरी किस्मत के रास्ते से हटा दूं। हरिया का थोड़ा उड़ गया, इसलिए नहीं कि मैंने उस लड़की का राज खोल दिया था जिसको वो लोग किसी बुर्दा फरोश के हाथों फरोख्त करने वाले थे या कर चुके थे, बल्कि इसलिए कि मैंने उसके दिल की बात पाली थी। उसको कभी ख्वाब में भी गुमान नहीं हो सकता था कि मुझे ये इल्म होगा कि उसने एक लड़की को अपने तहखाने में छुपाया था। उसने तो मेरे कदमों पर सर रख दिया और बोला, महाराज आप दिलों के भेद जानते हैं, वो लड़की तो मेरे हाथ से निकल गई है, अब क्या होगा? मैंने जलाल में कहा, कहाँ है वो?
कहाँ खो दिया तूने उसको मूर्ख? अगर उसका ठिकाना मालूम न हुआ तो तेरी किस्मत फूट जाएगी। तू सारी जिंदगी इसी तरह लोगों के जूते सीधा करता रहेगा। तुझे कभी धन दौलत नसीब नहीं होगी। हरिया हाथ बांध कर बोला, महाराज उसे धन्ना सिंह ले गया है। अब मैंने नहले पर दहला मारा। क्या उस लड़की की आंखें नीली थीं? वो बोला, हाँ महाराज। मैंने पूछा, क्या उसका नाम सीन से शुरू होता था? वो बोला, हाँ महाराज, उसने अपना नाम सोनिया बताया था। वो बिल्कुल मशीनी आदमी की तरह बोल रहा था। उसने ऊपर तले सब कुछ बता दिया। मैंने जमीन पर इतनी जोर से हाथ मारा कि मिट्टी उड़कर मेरे चेहरे पर पड़ी। हरिया, धन्ना सिंह कहाँ है? जल्दी बता। मैं अभी एक मंत्र पढ़कर फूंकता हूँ। वो लड़की जहाँ कहीं भी होगी तड़प कर मर जाएगी और तेरी जिंदगी पर लक्ष्मी देवी का प्रकाश छा जाएगा। वो किस तरफ को है? पूरब को, पश्चिम को, उत्तर को या दक्षिण को? हरिया को मैंने आमिल और मामूल की तरह अपने पीछे लगा लिया था। वो बोला, महाराज धन्ना सिंह उसे लेकर अमृतसर के दरबार साहब में गया है। वो सूरन मंदिर का ग्रंथी है। वो उत्तर की तरफ है। भगवान के लिए अभी मंत्र पढ़कर फूंके। सोनिया का पता चल गया था। अब मुझे वहां से अमृतसर की तरफ कूच कर जाना था। मैंने आंखें बंद कर ली। 2 मिनट तक ऊट पटांग मंत्र पढ़ता रहा। फिर जमीन पर एक दायरा बनाया। दायरे के बीच में अपनी उंगली रखी और उसे एकदम से दबा दिया और चिल्ला कर कहा, नाश हो गया तेरा नाश। हरिया, तेरे दुश्मन का नाश हो गया। जा, अब लक्ष्मी तेरे दर्शनों को आने वाली है। हरिया ने मेरे आगे माथा टेक दिया। मैंने उसी जलाली लहजे में हरिया को खबरदार किया कि इस वाक़े का किसी से जिक्र मत करें। अगर उसने किसी से इसका जिक्र कर दिया तो उस लड़की की बदरू उसके दिमाग में आकर बैठ जाएगी। हरिया बोला, महाराज मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा, परंतु महाराज लक्ष्मी देवी धन लेकर कब पधारेगी मेरे घर? मैंने कहा, बस कल तू धन पाएगा, दौलत पाएगा। जा, अब यहाँ से दफा हो जा, हमें ज्ञान ध्यान करने दे। हरिया जल्दी से उठा और उल्टे पांव वापस हो गया। मैंने गोशा चश्म से देखा कि बदमाश पुजारी मंदिर के दरवाजे पर खड़ा हम दोनों को देख रहा था। हरिया जब मंदिर के चबूतरे पर आया तो पुजारी प्रभाकर ने उसको बाजू से पकड़ा और मंदिर की कोठरी में ले गया। मेरा माथा ठनका, कहीं हरिया सब कुछ न उगल दे। मगर मुझे यकीन था कि हरिया मर जाएगा मगर उसे कुछ नहीं बताएगा। दोपहर के वक्त मैं अपनी कोठरी में आ गया। प्रभाकर का रवैया अभी तक नॉर्मल था। ये इस हकीकत का सबूत था कि हरिया ने उसे धन्ना सिंह के बारे में कुछ नहीं बताया, क्योंकि बुर्दा फरोशों का ये उसूल होता है कि वो जिसके पास माल फरोख्त करें उसका नाम पता कभी नहीं बताते। अगर वो ऐसा करने लगे तो उनका हजारों बल्कि लाखों का कारोबार बर्बाद हो जाए। मैंने पेट के साथ लपेटा हुआ रुमाल खोला। उसमें भारतीय करेंसी में 245 रुपए थे। साधु सन्यासी वैसे भी रेल का किराया खर्च नहीं करते और बिला टिकट सफर करते हैं, मगर मैं टिकट खरीद कर सफर करना चाहता था। मेरे लिए वहां से निकलना कोई दुश्वार नहीं था। मैंने 100 रुपए का नोट अपनी सदरी की जेब में रखा। सामान मेरे पास कुछ भी नहीं था। चुनाचे खामोशी से कोठरी से निकलकर शहर की तरफ रवाना हो गया। प्रभाकर मुझे मंदिर के बाहर दरख्तों के पास मिला। नमस्कार करने के बाद बोला, महाराज कहाँ जा रहे हैं? मैंने कहा, शहर वालों का हाल मालूम करने जा रहा हूँ बेटा, अभी लौट कर आ जाऊंगा। वहां से निकलते ही मैंने औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का रुख किया। उस शहर से मैं वाकिफ हो गया था। कम से कम रेलवे स्टेशन को जाती सड़क का मुझे बखूबी इल्म था। एक मुद्दत के बाद मैं भारत के शुमाल मशरकी सरहदी शहर अमृतसर का रुख कर रहा था, जहां से मेरी कमांडो जिंदगी का आगाज हुआ था। मैं आज से काफी अरसा पहले इस शहर वाली सरहद को उबूर करके भारत में दाखिल हुआ था। वहां हमारा वो पुराना स्मगलर साथी शायद अब भी मौजूद था, जिसने मुझसे स्मगलिंग का माल वसूल किया था और जिसके साथ काफी ड्रामाई वाकयात वकूअ पजीर हुए थे, लेकिन मुझे उससे मिलने की जरूरत नहीं थी। वैसे भी अब मैं साधु के हुलिये में था और मेरा रंग जो पहले गोरा हुआ करता था अब काफी सांवला हो गया था और कुछ जिस्म भी दुबला हो गया था। मेरा अमृतसर वाला स्मगलर हरीफ शायद ही मुझे पहचान सके। जब से मैंने सर और दाढ़ी मूंछ मुंडवाई थी तब से लेकर अब तक मेरे सर और मूंछ दाढ़ी के बाल काफी लंबे हो गए थे। मैंने उन्हें दोबारा मुंडवाने की जरूरत महसूस नहीं की थी। बाल मेरी गर्दन तक पहुंच रहे थे, दाढ़ी भी हलक से नीचे आ गई थी और मूछें भी घनी होने लगी थी। अचानक मुझे ख्याल आया कि अमृतसर में मेरा रिकॉर्ड तकरीबन हर थाने में मौजूद हो सकता है। हो सकता है किसी CID वाले की जीरत निगाहें मुझे पहचान लें। इसलिए बेहतर यही है कि मैं इस बार सिख बनकर अमृतसर शहर में विरोध करूं। ये अच्छा ख्याल था। इस हुलिये की वजह से एक तो मैं CID वालों की नजरों से काफी हद तक महफूज रह सकता था, दूसरे मुझे सूरन मंदिर यानी दरबार साहब के ग्रंथी धन्ना सिंह से भी राहो रस्म पढ़ाने में आसानी होगी। सिखों के मजहब और ग्रंथ साहब के बारे में मेरी मालूमात इतनी जरूर थी कि मैं धन्ना सिंह ग्रंथी को मुतमईन कर सकता था। यही सोचते सोचते मैं औरंगाबाद रेलवे स्टेशन पहुंच गया, जहां से एक लोकल ट्रेन के जरिए हैदराबाद आ गया। हैदराबाद दक्कन से अमृतसर तक का सफर बड़ा तवील था। शाम के वक्त मुझे वरंगल जाने वाली गाड़ी मिल गई, जहां से मैं दक्कन एक्सप्रेस में सवार होकर दिल्ली की तरफ रवाना हो गया। ये एक लंबा सफर था, उकता देने वाला और मेरे लिए सफर में खदशात भी थे।
क्योंकि ये सारे का सारा इलाका मेरे कारनामों की याद दिलाता था। लेकिन इन वाक़यात को इतनी देर हो गई थी कि अब मैं आसानी से नहीं पहचाना जा सकता था। रास्ते में किसी स्टेशन पर मैं अपना हुलिया सिखों जैसा नहीं बना सकता था। लामहला उसके लिए मुझे दिल्ली आने का इंतजार करना था। मैं 3rd क्लास में बैठ गया। दक्कन एक्सप्रेस अपनी मंजिल की तरफ चल पड़ी। सारी रात गुजर गई और अभी नागपुर भी नहीं आया था। मैं तो बर्थ पर चुपके से पड़कर सो गया। सारी रात ट्रेन आंध्र प्रदेश के पथरीले मैदानों, जंगलों और छोटी छोटी आबादियों से गुजरती रही। दूसरे रोज कहीं नागपुर आया। यहाँ से बरास्ता टारसी गाड़ी भोपाल पहुंची। यहाँ से बीना, झांसी, ग्वालियर, धूलपुर, भरतपुर और मिथिला से होती हुई आखिर दिल्ली के बहुत बड़े स्टेशन में दाखिल हो गई। दिल्ली तक पहुंचते पहुंचते दक्कन एक्सप्रेस जैसी ट्रेन में, जहां तक मुझे याद है, 2 दिन और 2 रातें लग गईं। अगरचे मैं एक मुद्दत के बाद दिल्ली रेलवे स्टेशन में दाखिल हो रहा था, लेकिन फिर भी मोहतात था। इंटेलिजेंस वालों की नजरें बड़ी तेज होती हैं। ट्रेन से निकलकर मैं जगताधारी साधु के हुलिये में जलता हुआ सीधा 3rd क्लास के मुसाफिर खाने में आ गया। जहां मैंने मुंह हाथ धोया, बेंच पर आलती पालती मारकर बैठ गया। वहां मुसाफिरों का शोर मचा हुआ था। जगह जगह मुसाफिर सामान के अंबार लगाए बैठे थे। मेरे लिए ये फजा बड़ी साजगार थी। चाय के स्टॉलों पर मुसाफिर चाय वगैरह पी रहे थे। दिन के 7-8 बजे का अमल होगा। बरसात का मौसम था। मुसाफिर खाने के सारे पंखे चल रहे थे। मैं चुपके से उठा और जैसे अपनी धुन में मस्त मुसाफिर खाने के दरवाजे से निकल आया। वहां से खाली रिक्शे में बैठा। उसे कश्मीरी दरवाजे की तरफ चलने को कहा। इस असना में मैंने सोच लिया कि कहाँ जाना है और कहाँ जाकर मुझे अपना हुलिया सिखों वाला तब्दील करना है। शहर दिल्ली के मैं चप्पे चप्पे से वाकिफ था। कश्मीरी दरवाजे के बाहर कुदसिया गार्डन है। उसके दरवाजे पर मैंने रिक्शा छोड़ दिया और कुदसिया गार्डन में दाखिल हो गया। जब देखा कि रक्षा नजरों से ओझल हो गया है तो बाहर निकला। दूसरा रिक्शा लिया और उसे तिमारपुर चलने को कहा। मेरा रिक्शा तिमारपुर की तरफ जा रहा था। अलीपुर रोड तेजी से गुजर गया। तिमारपुर से कुछ पहले ओल्ड सेक्रेटेरिएट से थोड़ी दूर बाएं जानिब एक छोटा सा टीला आता है। दरअसल जहां से तिमारपुर की बस्ती शुरू हो जाती है। मैंने उस जगह रिक्शा छोड़ दिया और पैदल ही चल पड़ा। तिमारपुर अब एक अच्छी खासी मॉडर्न बस्ती बन चुकी थी। कई बाजार, होटल और 2 सिनेमा घर भी बन चुके थे। दिल्ली ने बड़ी तेजी से तरक्की की थी। उसकी आबादी बेतहाशा फैल गई थी और फैल रही थी। मैं तिमारपुर में कुछ खरीदना नहीं चाहता था। उसकी आबादी से पहलू बचाता हुआ अकब में एक मैदान के पार वाली नीम देहाती बस्ती में आ गया। मुझे मालूम था कि इस किस्म की देहाती बस्तियों में मुझे मेरे मतलब की चीजें मिल जाएंगी। चुनाचे एक दुकान पर मैंने खद्दर के कुर्ते और तंग मोरी वाले खद्दर के ही पाजामे बाहर लटके हुए देखे, जहाँ खेस और खद्दर की चादरें भी मौजूद थी। मैंने उस दुकान पर से अपने साइज का खद्दर का कुर्ता, खद्दर का ही तंग पांचे वाला पाजामा और एक खद्दर का साफा खरीदा। सिक्कों की पगड़ियों वाला कपड़ा उस दुकानदार के पास नहीं था। कृपान और कंघी कड़ा भी जहाँ नहीं था। मैं कुर्ता पजामा और साफा कागज में लपेट कर ले आया। आबादी से दूर एक जगह नशेब में दरख्त के पीछे बैठकर मैंने अपना साधुओं वाला लिबास उतारा और खद्दर का कुर्ता और खद्दर का पाजामा पहनकर शानों पर खद्दर का साफा डाल लिया। धर्मी सिख आमतौर पर इसी किस्म का लिबास पहनते हैं। साधुओं वाला लिबास मैंने वहीं एक गड्ढे में फेंक दिया। मैं दूसरी तरफ से होता हुआ वापस तिमारपुर की बस्ती में पहुंच गया। जहां एक रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खाया, रिक्शा लिया और चांदनी चौक में आ गया। जहां एक दुकान से काले रंग और छोटे बुर का मलमल की किस्म का 7-8 गज कपड़ा खरीदा और उसे बगल में दबाकर एक बस में सवार हो गया। ये बस कश्मीरी दरवाजे से होती हुई तिमारपुर की तरफ जा रही थी। मैं कश्मीरी दरवाजे पर उतर गया। मैंने पगड़ी बांधने के लिए कुदसिया गार्डन का इंतखाब किया था, इसलिए कि कुदसिया गार्डन में इतने गुंजान दरख्त और ऐसी ऐसी घनी झाड़ियां हैं कि उन पर छोटे छोटे टीलों का गुमान होता है। एक इसी किस्म के टीले जितनी झाड़ी के अकब में बैठकर मैंने हाथों से अच्छी तरह जमा कर सर पर सिखों वाली पगड़ी बांधी। मैंने गर्दन पर से बाल उठाकर सर के बीच में कर लिए। मुझे यकीन है कि जब मैं कुदसिया गार्डन से बाहर निकला तो बिल्कुल सिख लग रहा हूँगा। कश्मीरी बाजार के अंदर एक पनवाड़ी की दुकान पर बड़ा आईना लगा था। मैं मूछों को बल देते हुए दुकान पर आया और पनवाड़ी से खालिस माछे के सिखों की जबान में कहा, भैया जी एक इलायची तो फड़ाओ इधर, जरा सी भी खुशबुआं उड़ा लीजिए। पनवाड़ी ने फौरन 4 इलायचियां पेश कर दी। मैं आईने में अपने आप मूछों को ताव देते हुए देख रहा था। मैं हूँ बहू सिख लग रहा था। फर्क सिर्फ इतना था कि दाढ़ी ज्यादा बड़ी नहीं थी और गले में कृपान और कलाई में लोहे का कड़ा नहीं था। मैंने सारे इलायचियां लेकर मुंह में डाल ली और झूमता झामता शहर की तरफ चल दिया। मेरा सिखों वाला मेकअप बिल्कुल असली था। सर पर केस और पगड़ी थी, खद्दर का कुर्ता, कांधों पर साफा, ना तराशीदा मूछें और दाढ़ी। कमी अगर थी तो सिर्फ इतनी कि 5 कक्कों में से मैंने सिर्फ 1 कक्का पूरा किया था। 5 कक्के कंघा, कृपान, खेस, कच्छा और कड़े पर मुश्तमिल होते हैं। मेरे केस यानी सर के बाल तो थे, मगर बाकी कक्के गायब थे। कृपान मैंने चांदनी चौक में एक गुरुद्वारे के पास एक दुकान से खरीद कर पहन ली। कड़ा भी वहीं से लेकर कलाई में पहन लिया। कच्छे यानी अंडरवेयर की कोई जरूरत नहीं थी। मेरी दाढ़ी ज्यादा लंबी नहीं थी। इसका इंतजाम मैंने ये किया कि एक सिख की ही दुकान से जाली खरीद कर उसमें दाढ़ी को इस तरह बांध कर लपेट लिया कि उसके
उसके छोटे होने का किसी को शिवा नहीं पड़ सकता था। अब मैं पूरा सिख नौजवान बन गया था। खद्दर का एक थैला खरीद कर मैंने उसमें खद्दर की चादर और कंघी साबुन और तौलिया रख लिया और अमृतसर जाने के लिए दिल्ली रेलवे स्टेशन पर आ गया।